मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला से पार्टी के 2 दिवसीय हर बूथ हर घर अभियान की शुरुआत की। कहा, भाजपा सरकार के पिछले 10 वर्षों के दौरान हुए कार्यों की जानकारी पहुंच जाएगी हर घर तक। भाजपा नेता मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा में सरकार को कोई खतरा नहीं। जजपा व कांग्रेस के कई विधायकों द्वारा भाजपा को समर्थन देने का किया दावा। नफे सिंह राठी हत्याकांड की जांच के संबंध में दिल्ली की सीबीआई टीम ने बहादुरगढ़ में घटना स्थल का किया दौरा। केस को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश। और रेसलिंग में भारत की बेटियों ने रचा इतिहास। पहली बार देश की 5 महिला पहलवानों ने एक साथ ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में दूसरा स्थान किया हासिल। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब मतदान के लिए 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं तापमान के साथ बढ़ रही देश व प्रदेश की चुनावी हलचल पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला के बूथ नंबर 132 से पार्टी के हर बूथ हर घर अभियान की शुरुआत की। ये अभियान प्रदेश भर में आज और कल चलाया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा नेता ज्ञानचंद गुप्ता, बंतो कंटारिया सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महासंपर्क अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किए हैं उनको हर घर घर तक पहुंचाया जाएगा। हर कार्यकर्ता आज से हर घर जाकर एक एक व्यक्ति से मिलकर नरेंद्र मोदी को बड़े अंतर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाजपा की करीब 80 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां हो चुकी हैं। लोगों का जोश देखकर लगता है कि हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें भाजपा बड़े अंतर से जीतेगी। घर घर जाकर के एक एक व्यक्ति से मिलकर के, परिवार में मिलकर के मोदी जी को बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आज देश में, प्रदेश में लोगों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रति एक बड़ा उत्साह है, जोश है। मोदी जी ने ईमानदारी से सेवा काम किए हैं और देश के गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया है। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 80 विधानसभाओं में हमारी रैलियां हो चुकी हैं। लोगों का जो जोश, जो उत्साह देखने को मिला है। आज 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मार्जिन के साथ नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। 3 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस को समर्थन देने के बाद हरियाणा की राजनीति में उठ रहे प्रश्नों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है क्योंकि कांग्रेस पर जनता को विश्वास नहीं रहा। कांग्रेस की भ्रष्टाचारी नीति के चलते जनता ने उन्हें नकार दिया है। कि आप लिखित रूप में उनके साइन करा के दीजिए, और क्योंकि अभी 1 महीना पहले हमने विश्वास मत हासिल किया। ये हर बार इस प्रकार का सगुफा छोड़ करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं कि सरकार अल्पमत में है, क्योंकि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के ऊपर जन का विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि उसकी जो भ्रष्टाचारी नीतियां हैं, जो लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, लोगों ने उनको नकार दिया है। कैथल जिला के कलायत विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विजय संकल्प में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान कुरुक्षेत्र लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल, मंत्री सुभाष सुधा, पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा, हैफेड चेयरमैन कैलाश भगत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश की जनता को हमेशा गुमराह किया है। कांग्रेस ने जनता से गरीबी हटाने का झूठा आश्वासन लेकर वोट हासिल कर देश पर राज किया।
उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा लोगों के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नवीन जिंदल को जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भेजें ताकि भाजपा 400 सीट लेकर फिर से देश का चहुमुखी विकास करने वाली सरकार का हिस्सा बने। ये कुरुक्षेत्र के लोकसभा के निवासियों ने मेरे को तो 3,85,000 का लीड मार्जिन था। नवीन जी को 5 लाख लीड मार्जिन से नवीन जी को कमल का फूल दे करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि आपका युवराज एक झटके में गरीबी हटाने की बात करता है, कौन सा दिन का चिराग दे दिया इसको जो लड़ करके गरीबी को समाप्त कर देगा। भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें टिकट देकर आपके बीच भेजा है। उन्होंने पहले भी सांसद बनकर इस क्षेत्र की सेवा की है। वहीं पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि इससे नवीन जिंदल की बड़े अंतर से जीत होगी। बहुत प्यार नहीं मिल रहा है, लोगों के अंदर बहुत एक उत्साह है लोगों के अंदर, और ये लोगों का उत्साह देख करके, आप लोगों का उत्साह देख करके ये बात अब ये स्पष्ट हो गई है। ये चुनाव मेरा नहीं है। गांव के अंदर लोग बोलते थे मेरे को कि भाई चुनाव तेरा कौन है, पहले कितना घबराया था कि मेरा कौन तो किसका है, बोला हमारा है। इसलिए चुनाव अब मेरा नहीं है, आप लोगों का है, कार्यकर्ताओं का है। आप लोगों की मेहनत नजर आएगी और जीत का सहरा भी आप लोगों के सिर के ऊपर बंधेगा। आप सब जो है एक यहाँ से एमपी बनोगे। हमारे भाई नवीन जिंदल जी एक बड़े उद्योगपति, एक समाज सेवी जो हर समय हर एक व्यक्ति की मदद करने का काम करते हैं। चाहे इसमें आंखों के कैंप लगाने की बात हो, चाहे महिलाओं को सिलाई मशीन देने की बात हो, चाहे खिलाड़ियों को किट देने की बात हो, चाहे हमारी बेटियों की शादी में सुगम देने की बात हो। इन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई और वो योजनाएं अध्यात्म पर चली हुई है। तो आप ऐसे प्रत्याशी आपके बीच में है, तो मैं आपसे कहूंगी आप सभी देवपुरा कार्यकर्ता 66 के 66 गांव से मेरे आदरणीय पुत्र नौजवान बच्चे मेरी माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित है, तो आप हाथ खड़ा करके नवीन जी को आप सलाम का आश्वासन देने का काम करें। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं करनाल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मनोहर लाल आज रोहतक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व एचसीएस अधिकारी अमरजीत व रिटायर्ड आईएएस अधिकारी धर्मवीर सिंह खटक भाजपा में शामिल हुए। अमरजीत ने हाल ही में एचसीएस अधिकारी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां होंगी। तिथि और स्थान की जानकारी जल्द ही दी जाएगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग मुद्दे होते हैं। आज जनता को जागरूक करना जरूरी है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार किस लिए चाहिए। वहीं उन्होंने 3 निर्दलीय विधायकों के बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। जजपा के कुछ विधायकों ने भी सरकार को समर्थन का मन बनाया है और कांग्रेस के भी कुछ विधायक पार्टी के विचार से अलग विचार रखते हैं। कांग्रेस ने राज्यपाल को पत्र लिखा है जिसका कोई महत्व नहीं, फिर भी राज्यपाल व विधानसभा अध्यक्ष इस बारे में जो निर्णय करेंगे वो हमें मंजूर होगा। निश्चित समय पर ही हरियाणा विधानसभा के चुनाव होंगे। वो बातचीत चल रही है और उसमें हम एक प्रोपोज्ड कार्यक्रम बना करके और जल्दी भेज देंगे। फाइनल जैसा होगा बताएंगे। कहीं भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने इस बात का क्लेम नहीं किया है। सिंपल है कि उनके ऑफिस के इंचार्ज ने एक पत्र लिखा जिसकी कोई वैल्यू राज्यपाल के सामने नहीं है। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी भी अपना मत बनाया है कि हम सरकार को सपोर्ट करेंगे। हम अपनी पार्टी के मतों से अलग मत रखते हैं, चाहे उसमें जेजेपी के लोग हैं, कुछ उसमें कांग्रेस के भी हैं। जेजेपी के लोगों ने तो खुल के कहना शुरू कर दिया, कांग्रेस के भी बहुत लोग हैं अंदर खाते हुए कह रहे हैं कि नहीं, सरकार का अब 4 महीने पहले किसी प्रकार का आंदोलन करने का या दूसरी सरकार बनने का कोई मतलब नहीं है। तो 6 महीने तो किसी प्रकार का कोई अर्थ बनता भी नहीं है। फिर भी इस बात पर गवर्नर और स्पीकर साहब ही निर्णय करेंगे। वो जो निर्णय करेंगे हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री ने जजपा नेता नैना चौटाला के काफिले पर कल जींद में हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि इस प्रकार की घटनाएं लोकतंत्र पर धब्बा होती हैं। इस प्रकार का कृत्य करने वाले लोग लोकतंत्र का अपमान करते हैं। तकाजा यही है कि शांतिपूर्वक सबको मतदान कराना चाहिए और ये केवल इस प्रकार का काम करके आप जैसे लोगों के मुंह में बात डाल करके हमारे से पूछना चाहते हैं। मैं इसकी बड़ी कड़ी निंदा करता हूँ, बस भरसक निंदा करता हूँ कि लोकतंत्र में चलता नहीं है। लेकिन ऑटोमेटिकली इसका परिणाम ये है कि जितनी ये घटनाएं होती हैं, कहीं कहीं अपने आप को किसान नेता बन करके भी कुछ लोग करने लग गए। आज वो सब पछताते हैं कि हमारा तो उल्टा, क्योंकि पिछली बार भी किया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत के गन्नौर में विजय संकल्प रैली में शिरकत की। इस दौरान सोनीपत लोकसभा से भाजपा के उम्मीदवार मोहनलाल बड़ौली भी मौजूद रहे। इससे पहले भाजपा द्वारा एक भव्य रोड शो भी निकाला गया। रैली के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा 400 पार के नारे को पूरा करेगी। देश में भाजपा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में पिछले 10 वर्षों में अनेक ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कहीं कांग्रेस प्रत्याशियों के बेटों की जमानत की अर्जी लग रही है और उनके प्रत्याशी भगौड़े हैं। लीडरों के बेटे आपके इसी जिले से, साथ के जिले से बेटे फंसे पड़े हैं, अंदर गए पड़े हैं और उनके बापों का भी पता नहीं है। आप उनके जो वर्तमान उनके प्रत्याशी हैं, उनके बेटों की जमानत की अर्जियां लग रही हैं, सुप्रीम कोर्ट अर्जी के ऊपर विचार करने वाला है। तो ये सारी बातें आपको सामने हैं। मैं नाम लेता अच्छा नहीं लगता, सबको सबका पता है, इसलिए वो बच के अपने आप को बचा लें, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे खिलाफ जो कैंडिडेट है वही भगोड़ा घोषित किया हुआ था, वो जाकर के जमानत लेके आया है। तो अगर भगोड़े होते तो क्यों होते हैं? कहीं ना कहीं दोषी वृत्ति के लोग हैं। और ये खाली हरियाणा में नहीं है, पूरे देश में बहुत से कांग्रेस के ऐसे प्रत्याशी डूबे हुए हैं, बिल्कुल भ्रष्टाचार के अंदर इतने डूबे हुए हैं कि छापे में पहाड़ों के नोट निकल रहे हैं, यानी ढेर निकल रहे हैं, पहाड़ निकल रहे हैं। सैकड़ों करोड़ रुपया एक एक नेता के, उनके स्टाफ के घर से निकल रहा है। वहीं जजपा नेता दुष्यंत चौटाला भी कल सोनीपत लोकसभा से जेजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी जनसभाएं करने के लिए गोहाना व बड़ौदा हलके में पहुंचे। इस दौरान प्रेस वार्ता में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। दुष्यंत ने दावा किया कि राष्ट्रीय पार्टियों का जनाधार कम हो रहा है, जबकि क्षेत्रीय पार्टियों का जनाधार बढ़ रहा है। जो 400 पार करते हैं वे अब क्षेत्रीय पार्टी की ताकत देख चुके हैं। यही हाल कांग्रेस का है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पुत्र मोह में कांग्रेस को बर्बाद कर दिया है। सोनीपत लोकसभा से हमारे पार्टी के उम्मीदवार की बड़े अंतर से जीत होगी। जनता राष्ट्रीय पार्टियों को बदलकर अपनी आवाज को पार्लियामेंट में भेजना चाहती है और उसी लिए आगामी 25 तारीख को चाबी का बटन दबाकर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से भूपेंद्र मलिक को अपना सांसद चुनने का काम करें। और जिस हिसाब से कांग्रेस ने उत्तराखंड से लाके उम्मीदवार यहाँ उतारा है, ये साफ बीजेपी और कांग्रेस की सेटिंग है। भूपेंद्र हुड्डा पुत्र मोह में पुत्र को चुनाव जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी की यहाँ मदद भी कर रहे हैं। मगर सोनीपत की जनता जागरूक है, समझती है और इस बार वोट की चोट देगी। जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने हिसार लोकसभा से जजपा उम्मीदवार नैना चौटाला की गाड़ी पर कल जींद में चुनाव प्रचार के हुए हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि कुछ तथाकथित किसानों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस से तुरंत मामले की जांच की मांग की है। छह हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई करी, जिसमें 2 महिला कार्यकर्ता हैं, उनके कपड़े भी फाड़े गए हैं, उनके चोटें भी आई है। 4 पुरुष कार्यकर्ता है, उनके चोटें आई है, 2 के फ्रैक्चर है। और उसके बाद वहाँ पत्थर फेंके हैं और पत्थर से कॉन्वॉय के एक गाड़ी का शीशा भी टूटा है। मेरी एसपी जी से बात हुई और हमने यही मांग करी है कि तुरंत प्रभाव से इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मांग करते हैं पुलिस से भी कि सख्त कार्रवाई हर व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व था उसके विरुद्ध हो। हमारे पास तो वीडियोस है उस पूरे घटनाक्रम की, जहां महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है और जिस तरीके से इनने गांव दर गांव वहां पर ट्रोल करके, पीछे फॉलो करके
इस तरह की घटना को अंजाम दे। पुलिस का काम है, वीडियोज अवेलेबल है, ट्रेस करे और उन सबके खिलाफ कार्रवाई। जननायक जनता पार्टी के हिसार लोकसभा से प्रत्याशी नैना चौटाले पर हुए हमले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की घटना निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। विरोध करने वालों को वोट के द्वारा चोट पहुंचाकर अपनी बात कहनी चाहिए, न कि किसी को व्यक्तिगत क्षति पहुंचाकर। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इस प्रकार के हमले नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर जो लोग इस प्रकार के हमले कर रहे हैं वो अपना बौखला चुके हैं। हम ये बात कहेंगे, अरे बात करिए बैठ करके। सरकार बात करने के लिए तैयार है। हमारे केंद्र के 5 मंत्री आए, हर व्यक्ति को वोट मांगने का अधिकार है। वो लोगों के बीच में जाएगा, अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, वो बैठ करके बात करे। इस प्रकार से हमला करना और इस प्रकार से चोट पहुंचाना वो निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के स्टार प्रचारक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार अल्पत में आ गई है और उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया है कि विधानसभा को भंग करें। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी के 30 विधायक पूर्णतः मजबूत हैं और 3 निर्दलीय विधायकों ने भी उनका समर्थन किया है। भूपेंद्र सिंह ने आज जींद में पत्रकारों से बातचीत में वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज हर वर्ग परेशान है, जबकि उनके शासनकाल में हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय हो अथवा कानून व्यवस्था का विषय हो, प्रत्येक मामले में प्रथम स्थान पर था। उन्होंने दावा किया कि हर तरफ कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है, 36 बिरादरी का समर्थन उन्हें मिल रहा है। उन्होंने हिसार से जननायक जनता पार्टी की प्रत्याशी नैना चौटाला के ग्रामीणों द्वारा किए गए विरोध पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि इस प्रकार का तरीका बेहतर नहीं है। गांव में आने से किसी को नहीं रोकना चाहिए, बल्कि उन्हें लोकसभा व विधानसभा में जाने से रोकना चाहिए। सरकार से जो प्रदेश मेरा 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था पूरे देश में, आज किसी में नंबर 1 है। लोग मन बना चुके हैं 36 बिरादरी हरियाणा में कि आने वाली जो अगली सरकार होगी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार, लेकिन ये सरकार असमत में है और ये पता लग जाएगा कि जो बात कर रहे हैं, पहले भी जैसे जेजेपी है दोहरी बात करी, बीजेपी के खिलाफ लड़े और बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। अब कितने क्या होगा पता लग जाएगा। कांग्रेस के 30 मजबूत है, लेकिन इसी वास्ते मैंने राज्यपाल को आग्रह किया है कि तुरंत इस असेंबली को डिसॉल्व करें ताकि हॉर्स ट्रेडिंग खरीदो फरोख्त शुरू हो। दोषी नहीं हूँ कितने सीटों पर, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ, सारे हरियाणा में घूमा हूँ, कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। जब लहर चलती है तो स्वीप भी हो जाता है। कोई गाँव में आए, गाँव में आने से रोकना चाहिए, लोकसभा में जाने से रोकना चाहिए। सोनीपत लोकसभा की सामान्य पर्यवेक्षक डॉक्टर मंजुला ने जींद के लघु सचिवालय में स्ट्रांग रूम एवं मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने जिला के विभिन्न अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला में की गई तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की पालना करते हुए शांतिपूर्ण सद्भाव व भाईचारे की भावना के साथ चुनाव संपन्न करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला में आदर्श आचार संहिता की कड़ाई से पालना की जाए और निर्वाचन आयोग के सभी दिशा निर्देशों को पूर्ण रूप से लागू करवाया जाए। आचार संहिता के उल्लंघन की कोई भी शिकायत आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि चुनाव खर्च का पूरा ब्यौरा रखा जाए और सभी नाकों पर सीसीटीवी व वीडियोग्राफी का प्रबंध किया जाए। लोकसभा प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग द्वारा 95 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की गई है। ये सुनिश्चित किया जाए कि मतदान केंद्रों में केवल अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश करने दिया जाए। मतदान के दिन पोलिंग बूथ से निर्धारित दूरी तक किसी भी पार्टी या उसके सदस्यों को अपना बूथ लगाने की सख्त मनाही है। इसके अलावा 85 वर्ष की आयु से अधिक एवं 40% से अधिक के दिव्यांग मतदाताओं की सुविधाओं का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। पर्यवेक्षक ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाइसेंस शुदा हथियारों को पुलिस स्टेशन में अतिशीघ्र जमा करवाना सुनिश्चित करें। फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार द्वारा पुलवामा हमले व सैनिकों के बलिदान पर दिए गए वक्तव्य को लेकर आज फरीदाबाद में भाजपा के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ ने एक प्रेस वार्ता की।
प्रकोष्ठ के संयोजक रिटायर्ड कैप्टन जयचंद रिटायर्ड विंग व सदस्य कमांडर सतेंद्र दुग्गल ने कहा कि चुनाव में देश की सेनाओं को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सेना का मनोबल गिरता है। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि कोई भी नेता चुनाव के इस दौर में सेवा से जुड़े मुद्दों को लेकर कुछ न कहे, जवानों की शहादत और शहीदी को लेकर कोई भी प्रश्न चिन्ह न लगाए। इससे जो सैनिक सरहदों पर खड़े होकर देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके मनोबल को चोट पहुंचती है। मतदान लेके समय पे आप ना सैनिकों या अर्ध सैनिकों का मुद्दा कभी ना उठाएं, कभी भी उनकी शहादत या शहीदी के ऊपर किसी भी तरीके का प्रश्न ना उठाएं, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहा है और परिवार वाले उसका सपोर्ट सिस्टम है और हम नागरिक भी उनको सपोर्ट करते हैं। और जो भी नेता चुनाव लड़ रहा है वो भी नागरिक है, तो उसकी गरिमा को बनाए रखें और उसको उसके बीच में जो हम कहते हैं ना माइक्रो लेवल क्वेश्चन ना पूछें कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा। तो जो बंदा अपनी ड्यूटी कर रहा है उसका मनोबल गिरता है, वो कहता है मैं आज जो कर रहा हूं उस सभी चीजों पे प्रश्न लगेगा, कभी ना कभी कोई ना कोई प्रश्न पूछेगा। तो मेरा सभी से गुजारिश है कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों और अर्ध सैनिकों के बारे में कभी भी चुनाव में चर्चा कीजिए ही मत, ये मेरी सभी से गुजारिश कि हम सैनिक जिन्होंने देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए अपना पूरी जिंदगी अपने दांव पर लगा दी, किसके लिए? देश की भारत मां की सुरक्षा के लिए। जब भी लोकतंत्र देश के अंदर भारत मां की सीमा सुरक्षित नहीं है तो आप लोग भी कोई भी देश का नागरिक सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके मेरी सभी से निवेदन है कि राजनीति से ऊपर उठ करके देश की सुरक्षा पर कभी भी कोई वोट न मांगे, कोई भी किसी प्रकार का लालच न रखे कि भूतपूर्व सैनिक इस राजनीति में आएंगे और सामने लोकसभा के कैबिनेट के अंदर हम लोग बताएंगे कि सैनिकों पर किस प्रकार की कोई भी कार्रवाई या इसको नीचे दिखाने के लिए मॉरल मोटिवेशन के लिए कोई नहीं बोलेगा। कि आइंदा पूरा देश सुन रहा है, कोई भी सैनिकों के शहीद के लिए नहीं बोलेगा। गुरुग्राम में मतदाता जागरूकता के लिए जिला प्रशासन द्वारा कल राजीव चौक से सुभाष चौक तक वॉकथॉन आयोजित की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव रविवार की सुबह 6 बजे वॉकथॉन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गुरुग्राम शहर में एक्टिव वॉकिंग ग्रुप्स, विभिन्न खेलों से जुड़े खिलाड़ी, RWA व राहगिरी फाउंडेशन के सहयोग से 5 किलोमीटर लंबी वॉकथॉन में हजारों प्रतिभागी भागीदारी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को मतदान करने की शपथ भी दिलाई जाएगी। स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं ADC हितेश कुमार मीणा ने बताया कि वॉकथॉन के माध्यम से जिला प्रशासन का ये प्रयास रहेगा कि आगामी 25 मई को होने वाले मतदान का प्रतिशत अधिक से अधिक हो। इस इवेंट में भागीदारी बनने वाले अपने आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी जिला में मतदाता जागरूकता के अनेक प्रयास जारी हैं। वॉकथॉन एक यूनिक आइडिया है और इस आयोजन को लेकर लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। नफे सिंह राठी हत्याकांड की जांच के लिए कल नई दिल्ली से CBI अधिकारी DIG लवली कटियार बहादुरगढ़ पहुंची। उन्होंने टीम के साथ घटनास्थल व पुलिस थाने का दौरा कर नफे सिंह राठी की कार को जांचा। CBI ने अभी तक जांच में पाया कि नफे सिंह हत्याकांड में हमलावरों से पूरे मामले में अच्छे स्तर की रैकी करके ही हत्याकांड को अंजाम दिया था। इसे लेकर CBI को अपनी जांच को आगे बढ़ाने से पहले स्थानीय पुलिस से घटना के समय से जांच होने तक की पल पल की जानकारी को एकत्र किया। CBI की जून तक पूरे केस को खोलने की तैयारी है। गौरतलब है कि 25 फरवरी को नफे सिंह राठी के साथ उनके एक सहयोगी जयकिशन दलाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं उनके सुरक्षाकर्मी और भांजे को भी गोलियां लगी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने हमलावरों को गाड़ी मुहैया करवाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 शार्प शूटर भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस वारदात के पीछे एक असली मास्टरमाइंड का नाम भी अभी तक सामने नहीं आया है। रेसलिंग में भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। भारत की 5 महिला पहलवानों ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली पहलवानों में अंशु मलिक, रितिका हुड्डा, विनेश फोगाट, निशा दहिया का नाम शामिल है। ये पहली बार है जब ओलंपिक में एक साथ देश की 5 पहलवान अपनी चुनौती पेश करेंगी। वहीं हरियाणा के ओलंपिक व विश्व विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे। वे सिर्फ 2 सेंटीमीटर से नंबर 1 पोजीशन से चूक गए। उनका बेस्ट थ्रो 88.36 मीटर रहा। इस प्रतियोगिता में भारत के ही किशोर जैना 9वें नंबर पर रहे।
सरस्वती नदी के पुनरुत्थान का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। बरसात के दिनों में सरस्वती नदी का जल संचित करने के लिए प्रवाह स्थल के दोनों ओर कई जलाशय विकसित किए गए हैं। इन जलाशयों के माध्यम से भूजल स्तर में सुधार करने की योजना धरातल पर दिखाई देने लगी है। वैदिक काल की सरस्वती नदी बेशक कालांतर में लुप्त हो गई थी, किंतु एक बार फिर सरकार के प्रयासों से नदी का अस्तित्व लौट रहा है। उद्गम स्थल आदि बद्री से आने वाला जल अब सरस्वती नदी का प्रवाह वापस लौटा रहा है। कुरुक्षेत्र में सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह ने बताया कि नदी के प्रवाह स्थल के आसपास कई जलाशय विकसित किए गए हैं। ये जलाशय क्षेत्र में भूजल स्तर को ऊपर लाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। बरसात के दिनों के अलावा भी वर्ष भर में सरस्वती में जल प्रवाहित करने के लिए 20 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की योजना पर काम चल रहा है। सरस्वती की विरासत को सहेजने के लिए बोर्ड लगातार प्रयास कर रहा है। नदी के सौंदर्यीकरण के साथ ही नेशनल हाईवे 44 पर रिवर फ्रंट विकसित किया जा रहा है। साथ ही सरस्वती नदी में दूषित जल प्रवाह को रोकने के लिए भी अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं। तरीके से काम शुरू किया ताकि सरस्वती में 12 महीने पानी रहे। फिलहाल तो बरसाती नदी जिस तरह की दूसरी नदियां हैं, तो हमने कोशिश करके ये किया कि ज्यादा से ज्यादा सरस्वती में पानी 12 महीने बहाने के लिए एक योजना हमने बनाई कि सरस्वती के दोनों तरफ हमने रिजर्वायर बड़े बड़े फर्स्ट उसमें डेवलप किए, ताकि जो पानी सरस्वती में बरसात के दिनों में आए उसको हम सहेज लें और उसका बाद में हम इस्तेमाल कर सकें, खेत के लिए और पीने के लिए और पशु पक्षियों के लिए एक जैविक व्यवस्था के लिए कर सकें। उन मार्गों के अलोंग जितने भी पॉन्ड्स हैं जो फिशरीज डिपार्टमेंट ने क्रिएट किए हैं, जो यूटिलाइज नहीं हो रहे, और उसके अलावा जो अतिरिक्त पॉन्ड्स हैं उनके अंदर भी हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहाँ से सरस्वती का ही पानी बहता हो किसी टाइम में, और वहाँ की जो भूमि है वो सरस्वती वाली ही हो, ताकि जिसके अंदर जब पानी डाला जाए, बारिश का पानी हो चाहे बाढ़ का पानी हो, वो पानी एकदम से धरती के अंदर चला जाए। सरस्वती बोर्ड के अधीक्षण अभियंता अरविंद कौशिक ने बताया कि सरस्वती नदी का नया स्वरूप न केवल सुंदर दिखाई देगा, बल्कि ये नदी यमुनानगर और कुरुक्षेत्र के लिए वरदान साबित होगी। मानसून सीजन के अंदर भी 20 क्यूसेक पानी इसमें छोड़ा जाएगा। इसके अलावा सरस्वती नदी में जितने भी गंदे पानी डलते हैं उन सब के जो पंचायतें हैं या इंडस्ट्रीज हैं उन सबको हम बार बार नोटिस दे चुके हैं। कुछ हमने जो गंदा पानी डलता था कुछ को रुकवाया है, कई के ट्रीटमेंट प्लांट्स बनवाए हैं, और जो गाँव का भी गंदा पानी है वो भी 2 पॉइंट 3 पॉइंट सिस्टम बनवा के उसको भी साफ़ सुथरा करके तभी नदी में अलाउ करते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी डेटा के अनुसार भारत में एमएसएमई क्षेत्र में 19 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। मंत्रालय के उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर ये आंकड़े साझा किए गए हैं, जिनमें 4.27 करोड़ महिला कर्मचारी शामिल हैं। उद्यम मंत्रालय द्वारा पंजीकरण 4.40 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उद्योगों द्वारा सर्टिफिकेट के माध्यम से 19.09 करोड़ रोजगार दिए गए हैं। जुलाई 2020 में पोर्टल लॉन्च के समय पर यह आंकड़ा 2.81 करोड़ था, जो नवंबर 2022 में 8.81 करोड़ पहुंच गया है और अब 19.09 करोड़ हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड के 22वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने चिकित्सा आपात स्थिति में स्वर्णिम समय के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण अवधि में उपचार मिलने पर रोगियों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन रोगियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में समय और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपचार में देरी से जीवन से वंचित होना पड़ सकता है। राष्ट्रपति ने चिकित्सकों से त्वरित स्वास्थ्य सेवा, संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा और सस्ती स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान देने का आग्रह करते हुए कहा कि वे अपना समय गरीब रोगियों को निःशुल्क उपचार देकर देश और समाज के लिए अमूल्य योगदान दे सकते हैं। उन्होंने चिकित्सा विद्यार्थियों से सेवा भावना की रक्षा, संवर्धन और प्रसार करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की विशाल आबादी को देखते हुए डॉक्टरों की उपलब्धता लगातार बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय चिकित्सकों ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। किफायती चिकित्सा सेवा के कारण भारत चिकित्सा पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। विशेषज्ञों डॉक्टरों की उपलब्धता में काफी वृद्धि हुई है। मुझे विश्वास है कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन के लक्ष्य को
तो आप सब हासिल करते ही रहेंगे। साथ ही साथ भारत में स्वास्थ्य सेवा के प्रतिमानकों को विश्व स्तरीय बनाने के प्रयासों को आप महत्वपूर्ण योगदान देंगे। परिवारों के संदर्भ में ये बात कही जा सकती है कि लड़कियों को सीमाओं का एहसास कराया जाता है, अंकुश लगाया जाते हैं, कम आज़ादी दी जाती है, सुविधाएं भी कम मिलती हैं। परिवार से बाहर भी समाज में सार्वजनिक क्षेत्रों में लड़कियों को अपनी सुरक्षा तथा समाज की स्वीकृति के बारे में अतिरिक्त सचेत रहना पड़ता है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।